स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। हिंदुस्तान में अब अगला काम एक विधान का होने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ बता दिया है कि अब आगे की तैयारी यूसीसी लागू करने की होने जा रही है, लेकिन इससे आदिवासी समाज को डरने की कोई जरूरत नहीं। अमित शाह ने कहा कि वनवासी समाज को और उनकी परंपराओं को इससे कोई खतरा नहीं होगा। मेन टारगेट धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना होगा। मतलब साफ है कि हिंदू हो या मुसलमान, अब सबके लिए होगा एक ही विधान। अमित शाह के इस ऐलान के बाद से इस पर सियासत भी जोरदार हो रही है। कोई इसे मुसलमानों के खिलाफ उठाया गया एक और कदम बता रहा है, कोई लोगों को उनकी धार्मिक आजादी छिन जाने का डर दिखा रहा है। कल तो जो विपक्ष सरकार पर हिंदू मुस्लिम को दो आंख से देखने का आरोप लगाता था, अब सरकार दोनों को समानता से देखने का प्रावधान करने जा रही है, तो विपक्ष को इसमें भी शिकायत है। दरअसल सच्चाई यही है कि आदिवासी इलाकों में गांव के गांव धर्मांतरण के शिकार हो चुके हैं। समस्या यह है कि रिकॉर्ड पर इसकी जानकारी नहीं। ऐसा इसीलिए ताकि धर्म परिवर्तन के बाद भी आदिवासी समाज को मिलने वाला आरक्षण का लाभ भी मिलता रहे। सरकार की नजर ऐसे ही लोगों पर है। लेकिन सवाल है कि क्या यूसीसी की दवाई सटीक साबित होगी? सवाल है कि क्या धर्म परिवर्तन पर नया धर्म युद्ध शुरू होने जा रहा है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ है रोहन गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अंसार रजा, फाउंडर जेएनएफ, मुमताज आलम रिजवी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, और डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजीज खान जी आपसे ही शुरुआत कर रही हूँ। सरकार जो कह रही है या सरकार जो करने की मंशा जता रही है वो ठीक है ना? धर्मांतरण रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? देखिए प्राची जी, धर्मांतरण जो की बात है, तो अगर कोई ऐसा धर्मांतरण जोर जबरदस्ती से कोई करा रहा है तो मुझे लग रहा है ये तो गैर कानूनी, और इसके लिए तो कानून पहले से आ चुका है। और अगर जिसके लिए पहले से कानून है, अब उसमें रोकने के और न रोकने की बात ही नहीं है। अगर ऐसा कहीं कोई धर्मांतरण हो रहा है जोर जबरदस्ती या किसी भी तरीके से, तो मुझे लग रहा है इसके लिए कानून आया और उसका पालन करवाना चाहिए सरकार को। जी ठीक कर रही है ना सरकार? फिर साथ खड़े हैं ना? देखिए, सरकार ठीक कर रही है नहीं ठीक कर रही, सरकार तो बहका रही है लोगों को। आज आप खुद अंदाजा लगाएं किस मुद्दे पर बहस होना चाहिए और मुद्दा क्या है। आज देश में त्राही त्राही मची हुई है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, और सरकार ऐसे मुद्दों से भटकाने के लिए हमेशा इसका काम है कि जब भी कभी अहम मुद्दे सरकार के सामने आते हैं, जब जो देश का युवा है, जो देश के लोग हैं, जब परेशान होते हैं, तो ये सरकार का हमेशा एक तरीका है, एक नैरेटिव सेट करती है, एक सिस्टम बनाती है। कभी यूसीसी ले आएगी, कभी ये एनआरसी लाएगी, कभी धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करेगी। मैं यही समझना चाह रही हूँ अजीज खान जी आपसे, जो देश में ज्वलंत अगर मुद्दा महंगाई है, इस उस देश पर में बहस मुद्दा करना चाहिए, है, उस पर तो बहस क्या करना, आपकी नजर में धर्मांतरण मुद्दा नहीं है? क्या अगर इस देश में बाकी समस्याएं हैं तो क्या धर्मांतरण समस्या नहीं है? देखिए प्राची जी, मैंने स्पष्ट किया कि धर्मांतरण भी मुद्दा है, लेकिन धर्मांतरण के लिए कानून है, और उस कानून के मुताबिक धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, और आपकी क्योंकि ऑलरेडी सरकार ने कानून बना रखा है। इसी स्पष्टता का सम्मान करते हुए भी मैंने आपसे इसीलिए स्पष्ट सवाल पूछा कि सरकार अगर धर्मांतरण पर जरूरी कदम उठाने की बात कर रही है, अपनी मंशा और नियत जाहिर कर रही है, तो विपक्ष साथ खड़ा है ना? यहां तो नहीं कहेंगे ना कि सरकार दो आंख करती है या ये सरकार एक धर्म विशेष को टारगेट करती है। ऐसा नैरेटिव तो नहीं चलाएंगे ना? देखिए, सरकार का रवैया क्या है? सरकार का रवैया बहुत सीधा सा है कि कुछ इस तरीके से माहौल पैदा करो कि मुद्दा डाइवर्ट हो जाए। ये धर्मांतरण को रोकना या धर्मांतरण से संबंधित कोई बहस करना, ये सरकार का मंशा नहीं है। सरकार का मंशा है आज जो बहुत ज्वलंत मुद्दा है उससे डाइवर्ट करो, पब्लिक को डाइवर्ट करो। आप देख रहे हैं कि किस तरह युवा पूरे देश में किस तरह पूरी तरह से एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है, किस तरह नीट का पेपर आउट हुआ, किस तरह तमाम पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई डेली बढ़ रही है, समझिए किस्तों में बढ़ रही है। तो जो इस तरीके के ज्वलंत मुद्दे हैं, वो मुद्दों पे बहस नहीं चाह रही सरकार। वो सरकार चाहती है कि ऐसे मुद्दे लेकर के आओ नहीं है अजीज खान जी, इस सरकार को बाकी विषयों पर काम करना चाहिए, आपकी बात ठीक,
लेकिन ये सरकार उसके साथ साथ अगर धर्मांतरण पर अपने विजन को क्लियर कर रही है तो ये भी तो ठीक ही है ना। फिर धर्मांतरण भी मुद्दा तो है, आप मान रहे हैं, और उस मुद्दे पर सरकार काम करने की कह रही है, तो फिर तो ठीक ही है। ये भटकाना जैसा क्यों हुआ? सरकार साथ साथ काम नहीं कर रही है दोनों मुद्दों पे। मैं कह रहा हूं ना, सरकार दोनों मुद्दों पर साथ साथ काम नहीं कर रही है प्राची जी। ठीक है, एक ही मुद्दे पे काम कर रही है। हाँ। बेरोजगारी पे बताइए क्या काम कर रही है, ठीक है। महंगाई पर क्या काम कर रही है, रोहन गुप्ता पेपर जी लीक पर क्या काम कर रही है। ठीक है, मैं किस जवाब तरह लेती हूं। पेपर लीक हुआ, कितने मैं बच्चों का जवाब लेती भविष्य हूं अजीज बर्बाद हो खान जी, रहा है, लेकिन इस उस देश पर में क्या काम जितने कर रही मुद्दे है? हैं उस पर उन काम नहीं कर रही है। उन मुद्दों काम पर नहीं कर रही सरकार को है। काम धार्मिक करना मुद्दों होगा। पे UCC और अगर एक नया सरकार मुद्दा धर्मांतरण की बात करती है तो वो भी मुद्दा है, महंगाई की बात करती है तो वो भी मुद्दा है। रही बात आपके सवालों का, तो जवाब रोहन गुप्ता जी आप दीजिए। आप देश को ऐसी बहस में उलझाना चाहते हैं कि देश में कोई भी आपसे असल मुद्दों पर सवाल पूछे ही ना, इसलिए कभी धर्मांतरण की बात करते हैं, कभी यूसीसी की बात करते हैं आप लोग। नहीं प्राची जी, उल्टा है। हम चाहते हैं कि अभी तक जिस मुद्दे पे इन्होंने इतने साल राज करके तुष्टीकरण किया, उसी मुद्दे पे उनकी असलियत देश की जनता के सामने लाए कि जिससे ये असली मुद्दे पे रहें। तुष्टीकरण कभी भी भाजपा ने नहीं किया है। भाजपा ने तुष्टीकरण का विरोध किया है। भाजपा ने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, पर भाजपा ने जब भी तुष्टीकरण के सारे हिंदू मुसलमान के वोट को डिवाइड करने की बात की, उसका विरोध किया। आप कोई भी राज्य देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? बाबरी मस्जिद जब बन रही थी तब कौन सा एसपी का प्रवक्ता आके बोला कि नहीं ये चीज गलत है, नहीं बननी चाहिए? मुझे बताइए कौन है? दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जब भी बात आती है, जब वक्फ बोर्ड कानून की बात आती है, इट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव रूल। उसको धर्म का जामा किसने पहनाया? इन्हीं पार्टियों ने पहनाया। ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अच्छा लॉ सरकार लेके आई, उसको भी रंग राजनीति किसने दिया? इन्होंने दिया। आज इतने साल हो गए, मुझे बताइए क्या दुरुपयोग हुआ? पर जिसको मालूम है कि उनको जिनको हर चीज पे राजनीति करनी है, उसको आप क्या बोलेंगे? ओपन में नमाज पढ़ने की बात है, मुझे बताइए जितने भी इस्लामिक कंट्री के प्राची जी, वहां पे भी अलाउड नहीं है, और यहाँ पे रोका जा रहा है, तो उसमें भी ये बोल रहे हैं कि तो मुसलमान के खिलाफ है। अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ अगर कुछ होता है तो ये भी मुसलमान के खिलाफ है। अरे कब तक आप मुसलमान को वोट बैंक बना के करेंगे? आज ही रशीद अलवी ने कहा है कि 400 मुस्लिम परिवार को कर्नाटक में जिस प्रकार से दिसंबर में किया गया, उसका जवाब दे दे कांग्रेस पार्टी। तुष्टीकरण से सब लोग थक चुके हैं, सबको सशक्तिकरण चाहिए। रोहन जी, आप जब धर्मांतरण को खत्म करने की बात करते हैं तो अजीज खान साहब तो कह रहे हैं ना कि ठीक है, ये अच्छा कदम है, पहले से कानून है, आप इसको रोकिए, विपक्ष आपके साथ खड़ा है, लेकिन इसके साथ ही साथ बाकी मुद्दों पर भी तो बहस होने दीजिए। उनकी चिंता सिर्फ इतनी है कि आप आई वॉश करते हैं। मैं तो उसी मुद्दे पे, अब मैं आंकड़ों पे आ जाऊं, ये तो इन्होंने मेरी स्ट्रेंथ एरिया में उन्होंने गेंद डाल दी, तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं। अब आते हैं रिटेल इन्फ्लेशन 3.48%, अभी तक का लोएस्ट है। सारे कंट्री कंपेयर कर लीजिए अजीज खान जी। पेट्रोल का डीजल के दाम 50% हर देश में बढ़े, क्रूड के दाम 100% बढ़े। हमारा एकमात्र देश है वहां पे 4% से बढ़े। आज भी आरबीआई की जो महंगाई की जो रेंज है उससे हम लोग नीचे हैं। 40 देशों से हम पेट्रोल डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं, खाली 4 रुपए पड़े। सीएनजी का 50,000 टन का एवरीडे मेट्रिक टन का सप्लाई इस देश की सरकार ने इंश्योर कर दिया। हम लोग रशिया से 35% हमारा ऑयल आज इंपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग अभी जो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और आप धर्मांतरण की बहस में उलझाना चाहते हैं। सवाल सिर्फ इतना भर है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, जनता हलकान होती है, तो आप चाहते हैं कि धर्मांतरण पर चर्चा हो, यूसीसी पर चर्चा हो। यूसीसी पर आपकी मंशा क्या है? आप आदिवासियों को अलग रखते हैं, आप कहते हैं एक देश एक विधान होना चाहिए, आप आदिवासियों को अलग रखते हैं, तो कहेगा ना विपक्ष कि मुसलमानों को सिर्फ टारगेट करने के लिए यूसीसी है। मुसलमान भी तो कहते हैं ना कि हमारी धार्मिक परंपराएं अलग हैं, हमारा भी सम्मान कीजिए। देश के जो मूल निवासी आदिवासी है, उनकी परंपरा है, धार्मिक परंपरा है, उसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। पर उसका मतलब ये है कि जो गलत हुआ है, आप देखा कि धर्मा के जो धर्म, और ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है ना, ये तो हिंदू मुस्लिम हर धर्म के लिए। तो इतनी आपत्ति क्यों? इन्होंने अभी कहा अजीज खान जी ने कि देखिए यूसीसी लेके आते हैं। अरे यूसीसी तो संवैधानिक अधिकार है, संविधान की नक्कल लेके तो आपके नेता राजनीति करते हैं, तो फिर आपका तो यूसीसी से विरोध नहीं होना चाहिए। और यूसीसी का विरोध तो बहुल तो हिंदू है, अगर हिंदू विरोध नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों विरोध यूसीसी का कर रहे हैं? सरकार अपने बाकी एजेंडों पर भी तो आपसे चर्चा कर ही लेगी ना। अगर यूसीसी आ जाएगा या यूसीसी लागू करने की अपनी मंशा को सरकार जाहिर कर रही है तो उसमें गलत क्या है? एक देश एक विधान तो होना ही चाहिए ना। आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग तो नहीं चल पाएगा। नहीं, मैं 2-3 सवाल जानना चाह रहा हूं रोहन जी से कि ये यूसीसी की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं देखिए, यूसीसी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूं कि यूसीसी लाने से पहले कि जो अनएम्प्लॉयमेंट सिविल कोड
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये क्यों नहीं ला रहे हैं, उस यूसीसी को क्यों नहीं ला रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, मैं जानना चाह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट, अरे सुनिए ना सर, आप सुनिए ना सर, आप मैं थोड़ा कुछ सवाल, अरे ड्राफ्ट लाइए आप, एक मिनट, आप ड्राफ्ट लाइए, आप कहना क्या चाह रहे हैं, सुनिए आप नॉर्थ ईस्ट और साउथ, अरे सुनिए ना सर आप, अरे मैं सर मेरी बात आप सुनेंगे नहीं तो बात नहीं हो पाएगी ना सर, सुन ले, दिल्ली में बैठ के सुनिए ना, अरे सर, अरे भाई अब आप चिल्लाएंगे तो बात कैसे होगी, नहीं मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, मैं बात तो कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए आप, जवाब दे दीजिए ना। देखिए एक मिनट, हल्ला करने से काम नहीं बनेगा, अरे सर मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनो, अरे भाई अब आप बात ही नहीं करने देंगे। अच्छा, वो आपसे ही जानना चाह रहे हैं अजीज खान जी, फिर बाकी मेहमान है उनको चर्चा में ले आऊं, आप तो लोगों का स्टैंड क्या है यूसीसी पर, आप लोगों का स्टैंड क्या है? उत्तराखंड और गुजरात में इन्हें लागू करके दिखाया, तो क्या वहां कुछ गड़बड़ियां पाई आप लोगों ने? मैं कह रहा हूं ना, देखिए मैं एक बात बता दूं, देखिए ऐसा है प्राची जी, ये देश जो है ना, ये विविधता का देश है, इस विविधता को ये खत्म करना चाहते हैं, ये यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में डाइवर्सिटी को खत्म करना चाहते हैं। और एक बात आप समझिए, ऐसा ये मुल्क है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ और है, साउथ में कुछ और है, आप देखिए अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं, लोगों का कल्चर है, ये पहले क्लियर करें स्टैंड, सुनिए ना, ये पहले क्लियर करिए, रोहन गुप्ता जी से ड्राफ्ट मांग रहे थे और अचानक से आपने सोच लिया कि ये विविधताओं को खत्म करने जा रहे हैं। देखिए ना, बताइए, ये तो दोहरा मापदंड है ना, जब आपने ड्राफ्ट देखा नहीं, आपने इसकी टेक्निकलिटी देखी नहीं, आपने पढ़ा नहीं इसमें क्या है, तो कैसे पहले से तय कर लिया कि सरकार विविधता खत्म करने जा रही है? मैं पूछ तो रहा हूं, मैं कह तो रहा हूं कि आप ड्राफ्ट दिखाइए, पहले टीवी पे बहस करने से क्या मतलब है, टीवी पे बहस करके यूसीसी कैसे लागू कर सकते हैं आप? क्या दिल्ली से ये चीजें तय होंगी? ठीक है, जवाब पूरे देश में कैसे कैसे कल्चर है, विपक्ष का अपना कंसर्न है, विपक्ष का अपना कंसर्न है, ड्राफ्ट दिखा दीजिए और विपक्ष का साथ ले लीजिए। सुन लीजिए, पहले तो अजीज जी जनरली बात घुमाते नहीं, आप थोड़ा सा फंस गए। मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा, आप यूसीसी के कंसेप्ट के साथ हैं क्या नहीं है, मेरा इतना सवाल था। आप अजीज जी मुझे स्पेसिफिक हाँ या ना में आंसर दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे और कुछ आपसे नहीं जानना है, आप यूसीसी कंसेप्ट के साथ हैं या नहीं? ऐसा है कि किसी जो ये बहस है ना, यूसीसी कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, ये बहुत ब्रॉडर लेवल पे है, इसमें एक शब्द में आंसर नहीं दिया जा सकता। सर सुनिए ना, क्यों नहीं दिया जा सकता? एक लाइन में इसका आंसर नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं ना कि यूसीसी के चक्कर में क्या जो देश में हुआ है, नहीं देखिए, यूसीसी कई राज्यों में अप्लाई हुआ है, आपकी पार्टी ने रिसर्च किया होगा, आपको क्या लग रहा है उत्तराखंड में या जहां पे भी यूसीसी हुआ है, आपको लगता है कि अच्छा चलिए ठीक, अपने अपने कंसर्न नोट कर लीजिए। अजीज खान जी, आप भी अपने कंसर्न नोट कर लीजिए, और रोहन गुप्ता जी जो आपसे कहना चाह रहे हैं, रोहन गुप्ता जी से जो आपके सवाल हैं आप भी नोट कर लीजिए। मैं बाकी मेहमानों को चर्चा में ले आऊं, फिर यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप बताइएगा आपका क्या स्टैंड है। अब फैज खान जी, यहाँ बहस इस बात को लेकर है कि सरकार धर्मांतरण रोकने की जब बात करती है, ये सरकार यूसीसी की बात करती है, तो इनकी नीयत पर प्रश्न है। अभी जैसे अजीज खान जी कह रहे थे कि विविधताओं को खत्म करना चाहती है ये सरकार, क्या ऐसा है वाकई में? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणोध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। हिंदू विवाह विधि बिल्कुल इसी तरीके से रहेगी। इसके साथ साथ कबूल है इस्लाम की भी निकाह विधि बिल्कुल इसी तरीके से रहेगी। जैन अपने हिसाब से रहेगा, बौद्ध अपने हिसाब से रहेगा, सिख अपने हिसाब से रहेगा, ईसाई अपने हिसाब से रहेगा। जो उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं उसका पालन करेगा। अब देखिए, यूसीसी में जो ऐसे प्रावधान हैं जो महिलाओं को, बच्चों को, किसी धर्म विशेष के प्रभावित करते हैं, उनके अधिकारों को छीनते हैं, तो यूसीसी के तहत उन्हें समान किया जाएगा। किसी की सांस्कृतिक विविधता को खत्म नहीं किया जाएगा, इस बात को समझ लेना चाहिए। अब बात यह है कि आदिवासी, इसे डिफरेंट क्यों रखा गया है? अब मेरी एक बात सुनिएगा और समझिएगा, मैं भी मुस्लिम हूं, लेकिन मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं। मुस्लिम समुदाय की आस्था का केंद्र है मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में। ईसाई समुदाय की आस्था का केंद्र है वेटिकन सिटी में। लेकिन अगर एक आदिवासी है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में घरघोड़ा नामक स्थान है जहां बैगा और गोड़ जनजाति है, उनकी अधिष्ठात्री देवी बैगिन देवी उसी छत्तीसगढ़ में है, तो उनको हज यात्रा के लिए ना विदेश जाना होता है, ना वेटिकन सिटी जाना होता है, तो आस्था का केंद्र यही है। तो
तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जिनकी आस्था का केंद्र बाहर है, जब वो बहुसंख्यक होते हैं तो वो अपने लिए अलग शरीयत की मांग करते हैं, अलग कानून की मांग करते हैं और धीरे से अलग देश की मांग करते हैं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में हम देख चुके हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में हम देख चुके हैं, अक्साई चीन के रूप में हम देख चुके हैं। ये सारी चीजें विसंगतियां सामने आती है। इसलिए आदिवासियों को इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता कि भाई यूसीसी आए तो फिर आदिवासियों को भी बिल्कुल ऐसा कर दिया जाए, या फिर धर्म परिवर्तन का कानून आए। हाँ, धर्म परिवर्तन के कानून के लिए मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति में स्पष्ट है, स्वामी विवेकानंद जो 11 सितंबर 1893 को शिकागो गए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था, रुचिनाम वैचित्रा दृजकुटलनाम पथजुषाम नाम एको गम्यस्तमसी पैसमणम इव, कि जिस प्रकार भिन्न भिन्न नदियां भिन्न भिन्न मार्गों से होती हुई अंततः भिन्न भिन्न मार्गों से होती भिन्न भिन्न मार्गों से होती हुई अंततः जाकर एक महासागर में मिल जाती है। ठीक, उसी तरीके से भिन्न भिन्न धर्म भी अंततः जाकर एक ईश्वर में मिल जाते हैं। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। इसलिए किसी को धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब तरफ से ईश्वर से पहुंचा जा सकता है। यह हिंदू धर्म की मान्यता है। इसलिए इफ यू आर ए हिंदू, बी ए गुड हिंदू, इफ यू आर ए क्रिश्चियन, बी ए गुड क्रिश्चियन, इफ यू आर ए मुस्लिम, बी ए गुड मुस्लिम। यू डोंट नीड टू कन्वर्ट। और यही बात अमित शाह जी कह रहे हैं, क्योंकि भय और प्रलोभन देकर ये कन्वर्जन करेंगे, देश की डेमोग्राफी बदलेंगे, अलग देश की मांग करेंगे। जबरदस्ती अगर कन्वर्जन कराया जाएगा तो अंसार रजा साहब, इस पर तो आप भी इत्तेफाक नहीं रखेंगे। जबरदस्ती अगर धर्म बदलने के लिए किसी को मजबूर किया जाएगा तो ये तो गलत है ही ना। और ये सरकार वही बता रही है कि इस देश में कोई जबरन किसी का धर्मांतरण नहीं करवा पाएगा और यूसीसी लागू होकर रहेगा। प्राची जी, सबसे पहले तो आपने गौर नहीं किया, रोहन गुप्ता साहब जब बोल रहे थे तो मैंने ताली बजाई उनके लिए, और वो ताली के हकदार हैं। चूंकि उन्होंने कहा है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती, इसलिए मैंने उनके लिए ताली बजाई है। दूसरी चीज़, अभी आपके जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं, इतना डिटेल में तो अमित शाह भी नहीं बता सकते यूसीसी का ड्राफ्ट जितना इन्होंने बता दिया। कमाल की बात है। मतलब बीजेपी के प्रवक्ता से अजीज खान साहब ने पूछा ड्राफ्ट क्या है, तो उन्होंने नहीं बताया कि है, और एमआरएम के इनके पास पहुंच गया कि ये इन्होंने बता दिया कि ड्राफ्ट ये है, ऐसे हिंदू बदलते हैं, ऐसे मुसलमान बदलते हैं, ऐसे आदिवासियों को क्यों अलग रखा गया है। प्राची जी देखिए, कभी कभी आदमी को जरूरत से ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए। विरासत का ज्ञान है, आपको भी बीजेपी अथॉरिटी है जवाब देने के लिए। भारत की मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की कोई ज्ञान है, और मैंने भारत की वो जवाब विरासत के बारे में बताया। देश उसकी बात मौलाना अंसार रजा साहब तो उसका ज्ञान नहीं, एक अलग बात है। यूसीसी की हिंदुस्तान में, अरे सुन लो, बीच में नहीं भाई, बीच में नहीं भाई बीच में नहीं। मुझे पता है तुम बहुत उतावले होते हो, बीच में नहीं, ठीक है ना। दूसरे की भी सुनना सीखिए। हम किसी भी तरीके से इस सच पक्ष बोलता में हूं जो नहीं है ना भारत का कोई भाई। हिंदू धर्म का यह मानना है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए। मौलाना अच्छा, बोलने दे फैज खान जी। प्राची जी आप रोकिए ना, अल्लाह तक पहुंचा जा सकता है। प्राची जी रोकिए ना इनको। फैज खान जी, उनकी बात तो आ जाए ना, उनकी बात तो आ जाए। अंसार रजा साहब या मुमताज आलम रिजवी जी दोनों बता तो दें कि सरकार के स्टैंड पर मुस्लिम समाज क्या सोचता है। बोले, तुम्हारी तरह हम लिख करके नहीं लेकर के आते। सुन लो भाई, दूसरे की भी सुनना सीखो, ठीक है। सुनोगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा। बोले अब जहां तक सवाल धर्मांतरण का है, प्राची जी, बिल्कुल किसी भी तरीके से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, किसी भी कास्ट में नहीं होना चाहिए। और एक इस्लाम का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारा मजहब इस्लाम जबरदस्ती किसी को भी मजहब इस्लाम में दाखिल करने की इजाजत नहीं देता, और ना मेरे पैगंबर ने कभी यह किया और ना कभी इस्लाम के किसी आदमी ने किया। अब अगर जो लोग ऐसा कर रहे हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि अजीज खान साहब ने एक बात कही थी कि मुद्दा इस वक्त धर्मांतरण का नहीं है, मुद्दा इस वक्त यह है कि रोहन गुप्ता साहब से मैं एक छोटी सी विनती करूंगा हाथ जोड़ करके कि जो गायक पर पूरा मुद्दा हिंदुस्तान में इस वक्त चल रहा है, आज आप इस चैनल पर जवाब देके जाइए
कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देगी बीजेपी या नहीं देगी? अब अंसार आजादी, अब अंसार आजादी मुद्दे तो इतने हैं ना, मुद्दे तो इतने हैं आप ना, बताइए। मुद्दे तो इतने हैं ना कि मैं चर्चा शुरू करूं तो पूरा दिन बीत जाए। ये सुरक्षा आपके हिसाब मुद्दा से है, गाय प्राची मुद्दा जी। है, अजीज गाय खान जी का के मुद्दा हिसाब से सुरक्षा महंगाई मुद्दा है, और बीजेपी के हिसाब से धर्मांतरण का मुद्दा मुद्दा है। सुरक्षा अब मुद्दा किसी है। एक मुद्दे पर मैं चर्चा कर सकती हूँ, UCC सुरक्षा मैं धर्मांतरण और यूसीसी पर चर्चा कर रही हूँ। सुने सुने अंसार रजा जी, अंसार रजा जी, आपने कहा जबरन धर्मांतरण अगर कोई भी मजहब कराता है या कोई भी शख्स कराता है तो वो गलत है। यही तो सरकार कह रही है ना, और सरकार इसका निपटारा कर रही है, कह रही है हम यूसीसी भी लागू करेंगे। और जो आप कह रहे थे फैज खान साहब ने ड्राफ्ट नहीं बताया, सुने सुने अंसार रजा जी, कंफ्यूजन थी, उन्होंने ड्राफ्ट नहीं बताया, उन्होंने संस्कृति बताई। मेरे देश में हिंदू धर्म में रीति रिवाज से जो शादी होती है वो बताई, और जो इस्लामिक, सर सुने ना, और सुने, जो इस्लामिक कल्चर में जैसे निकाह होते हैं उसका उन्होंने विधि बताई, वो भी नहीं बताया, वो बस यही बताया ना उन्होंने। इसमें तो बदलाव ये सरकार करने नहीं जा रही है ना अंसार रजा जी। आपको ऐलान कर रहे हैं। हाँ बोले, सुनिए, हाँ बोले। बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। मैं लफ्ज पशु से एतराज करता हूं। जब हमारे हिंदू भाई माता मानते हैं तो मां को पशु नहीं कहा जा सकता, उसे राष्ट्र माता घोषित किया जाए, और बीजेपी ऐलान करके जाए यहाँ कि हम करेंगे जैसे उन्होंने यूसीसी का बयान दिया है। यही तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना। जैसे इस देश में विविधताएं हैं ना, वैसे ही देश में अनेकों मुद्दे हैं, और एक दिन में एक ही मुद्दे पर चर्चा कर सकती हूँ। अगर आप गाय के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं आपको इनवाइट करूंगी, मैं फिर से इस पर शो कर लूंगी। अभी मैं धर्मांतरण और यूसीसी पर आपसे चर्चा करना चाह रही हूं। अगर यूसीसी सरकार लेकर आएगी तो इसे किसी धर्म विशेष के खिलाफ चश्मे से क्यों देखा जाता है, ये पूछ रही हूं आपसे। डिबेट एक मुद्दे पे नहीं होती। 10 सेकंड जब बात निकलती है तो कई तरह के मुद्दे निकल करके आते हैं। अरे तो अंसार रजा जी, जो मेरा मुद्दा है उस पर तो चर्चा करेंगे ना। ऐसे तो नहीं होगा ना कि आपने जो सोचा उसी पर हम चर्चा करें। आप यूसीसी रुके अंसार रजा जी, अंसार रजा जी, मैं आपका कंसर्न समझ रही हूँ, मैं आपका कंसर्न समझ रही हूँ, मैं आपका कंसर्न समझ रही हूँ। एकाएक जो गौ माता को लेकर सम्मान आप लोगों के जहन में जागा है, मैं समझ रही हूँ सर। और जितनी उम्मीद आप इस सरकार से कर रहे हैं उतनी उम्मीद अपने माशरे से भी करिए, उतना ही ऐलान या उतनी गंभीरता अपने माशरे से भी दिखाइए कि कुर्बानी अगर गाय की होती है तो आप उसे धर्म से बाहर कर देंगे, मजहब से बाहर कर देंगे। रुक जाएं, थोड़ा रुके अंसार रजा जी। यूसीसी पर बोलने से ना जाने क्यों बचते हैं। जवाब दे रोहन गुप्ता जी, फिर फौरन आ रही हूं मुमताज जी आपके पास। यही प्रॉब्लम है, जैसे ही उनको आप सवाल पूछेंगे यूसीसी पे डिबेट है। मैं क्लियरली बता रहा हूं कि आप यूसीसी के साथ हैं या खिलाफ है, उसका जलेबी कर करके आप लोग आंसर दे रहे हैं। हमारे आर्टिकल 44 में उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, देयर इज नो नेशनल ड्राफ्ट ऑफ यूसीसी। 2 राज्यों में उसको इंप्लीमेंट किया है, आप उसको पढ़ लीजिए। नेशनल का ड्राफ्ट जब आएगा तब आपको बताएंगे, पर एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इट इज there in article 44 which clearly says कि UCC is the demand of the constitution। फिर आप लोग क्यों उसके खिलाफ खड़े? मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे ड्राफ्ट की प्रोविजन के खिलाफ प्राची जी आप 10 सरकार को चीजें बोल सकते हैं, पर वो आइडिया के खिलाफ अगर आप है तो आप संविधान के खिलाफ है। यहाँ पे अंसार रजा जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप कर दीजिए वंदे मातरम गा दीजिए, अभी डिबेट में खत्म हो जाए मामला। कर दीजिए मेरे साथ में वंदे मातरम गा दीजिए। बोलिए, आप तो देश की बात कर रहे हैं ना, आपको गाय माता से प्यार है, करिए वंदे मातरम कर लेते हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी। आप देखिए, अरे बोलिए ना अंसार जी, आप अब बात क्यों रहे? अब तो मैं जैसे वंदे मातरम का जिक्र होगा, जैसे वंदे मातरम का जिक्र होगा, अंसार रजा जी मुझसे ये भी कहेंगे कि अब आप रोहन गुप्ता जी को क्यों नहीं रोक रही हैं? रोहन गुप्ता जी को रोकिए, मेरा मुद्दा तो यूसीसी है, मेरा मुद्दा तो धर्मांतरण है। तो सुन ले रोहन गुप्ता जी, रोहन गुप्ता जी, यहाँ सिर्फ सरकार की नीयत और मंशा पर सवाल है। और मुमताज जी से थोड़ा और क्लियर करिए जो रोहन जी कह रहे हैं। भाई हमारे संविधान के हिसाब से ये सरकार यूसीसी की बात करती है, और जैसा भी अंसार रजा जी ने कहा या जितने भी मेरे पैनलिस्ट है सबने कहा कि धर्मांतरण गलत है, उसी को रोकने की बात जब सरकार कहती है तो फिर क्यों हमें लगने लगता है कि नहीं नहीं ये तो टारगेट करने वाली नीति है, परेशान करने वाली नीति है। बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी। सूत न कपास जो लाहन में लट्ठम लट्ठा, कहीं ना कोई मसौदा है, ना कोई एक चिट लेकर के रोहन गुप्ता आए हों। अगर लाए हों कि भाई ये मसौदा है और इस पर हम लोग बहस कर रहे हैं, अगर हो तो दिखा दे रोहन गुप्ता जी कि भाई यूसीसी का ये हम लेकर के आए हैं, इस पे हम लोग बहस करना चाहते हैं। तो 1 मिनट मुझे बोल लेने दीजिए, 1 मिनट। दूसरी चीज़ ये कि आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? नेशनल लॉ कमीशन है,
उसने कई बार वहां लोग गए, कई बार उसने रिपोर्ट दी। अब नेशनल लॉ कमीशन की रिपोर्ट क्या है उस पे बात कर लीजिए। नंबर 3 ये कि आपने पहले ही आदिवासियों को अलग कर दिया। क्यों कर दिया? क्या इसकी जरूरत थी? कौन सा डर था आपका? कौन सा खौफ था? फिर कैसे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा? हमें जरा ये बता दीजिए, कैसे यूनिफॉर्म हो जाएगा? महज मुसलमानों पे कुछ चीजें ला करके आपको लगता है हो जाएगा? अभी आपके सामने बहुत प्रॉब्लम आएंगी। मैं आपको बता रहा हूं, एक बार मसौदा ले आइए। जहां तक उत्तराखंड और आसाम या दीगर जगहों की बात है, तो देखिए ये बार बार हम ये कहते रहे कि ये स्टेट का इशू नहीं है, ये प्रदेश का नहीं बल्कि देश का इशू है। और सरकार को स्टेट से शुरू नहीं करना चाहिए बल्कि देश से शुरू करना चाहिए। 12 साल की बिल्कुल साथ देंगे यूसीसी बिल्कुल, अगर पहले आए तो। अभी वही हमने कहा ना, सूत न कपास। एक मिनट, सूत न कपास। अरे भैया, तो जो चीज आई नहीं आपने भी तो तय कर लिया ना। अभी आपने कहा, अरे मैं कह रहा हूँ नेशनल लॉ कमीशन है, टारगेट करने के लिए यूसीसी आएगा तो दिक्कत है। तो जब सूत न कपास, तो आपको कैसे पता कि मुसलमानों के खिलाफ तो मैंने तो कहा नहीं, आप ही ने कहा अभी। नहीं, खिलाफ नहीं, मैं आसाम और अरे आपने कहा मैंने आदिवासियों को क्यों कहा? अरे भाई, आदिवासियों को जब हटाया गया, एक मिनट, आदिवासियों को हटाया, किसने हटाया? सुन ले। अच्छा, आदिवासियों का नाम पहले किसने लिया? क्यों लिया? अच्छा, एक बात सुन ले। क्यों आदिवासियों का नाम लिया? कॉन्सेप्ट और आप ही के आइडिया को आगे बढ़ाओ। की रीति रिवाज कॉन्सेप्ट और आप ही के आइडिया को आगे बढ़ाऊं। आप सुनेंगे तब तो आपकी बात आएगी ना, तभी तो आप बता पाएंगे ना कि सरकार कैसे मुसलमानों के खिलाफ है। आप ही की बात के, आपकी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊं कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए सब कुछ होता है। तो मुझे बताएं, सुन लें प्लीज, यूसीसी अगर आया तो उसमें मुसलमान कैसे टारगेट होगा? मैंने कहा ना कि आदिवासी का जिक्र क्यों किया? सर, मुसलमान कैसे टारगेट होगा? हमें आदिवासी को जिक्र करने की क्या जरूरत थी? पहले यूसीसी ले आते। अरे एक मिनट, अरे आप मेरे बात को तो जवाब नहीं दे रही। आपकी बात अरे आदिवासियों को क्यों हटाया गया? रोहन गुप्ता जवाब दे कि भाई आदिवासियों का जिक्र जब मसौदा आ जाता। रोहन गुप्ता जी के सामने रख चुकी हूँ, उसका जवाब लेने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन मैं रिपीटेशन नहीं करती हूँ। जब मसौदा जाता और लगता कि आदिवासियों के साथ ज्यादती हो रही है, तब उसका जिक्र कर देते। आदिवासियों वाला जवाब यहाँ रोहन गुप्ता जी देंगे, बता देते रोहन गुप्ता जी देंगे। लेकिन पहले मुसलमानों वाली बात बताए ना, अगर वो पहले ये बता सकते कि उनके साथ ज्यादती नहीं होगी, सुन तो ले, पहले हम क्यों नहीं कह सकते कि हमारे साथ ज्यादती हो सकती है? उत्तराखंड और गुजरात में लागू है। अब मुझे आप बता दीजिए, मैं आपकी बात को मान जाऊंगी, ये यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड के मुसलमानों से उनका कौन सा मजहबी हक छीन लिया गया? मैंने कहा कि ये स्टेट आप मेरे सवाल का जवाब तो दें। का इशू है, मेरे सवाल का जवाब दें। उत्तराखंड दिखाया जाए, उत्तराखंड और गुजरात, अरे जहां पर ला होगी। दिया गया, मुमताज जी रुक जाए, थोड़ा सुनेंगे तब मेरा सवाल आपको समझ में आएगा। उत्तराखंड और गुजरात में ला दिया गया, वहां ये लागू है, ये आपको पता होगा। आप जब कहते हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, तो मुझे एक उदाहरण सहित बता दीजिए ताकि मैं सवाल करूं रोहन जी से। वहां कौन मुसलमान को या किसी भी मुस्लिम धर्म के शख्स को ये कहा हो कि आप क्या धर्म खतरे में आ रहा है? मजहब आपका खतरे में आ रहा है? का इशू नहीं है, ये नेशनल इशू है, उसको लाया जाए एक मसौदा। मैं तो हिमायत कर रहा हूँ प्राची जी, मैं कह रहा हूँ कि एक मसौदा ले आइए, मसौदा कोई किंतु परंतु किया ही नहीं हमने। रोहन गुप्ता चोर की दाढ़ी में तिनका। रोहन गुप्ता जी, सवाल एक मैंने किया नहीं, एक मुझे बात घुमा के नहीं, मेरी बात नहीं, जो मुद्दा आया है मेरा मुद्दा नहीं आया। एक आ गया मुमताज जी, नहीं, मेरा मुद्दा भी नहीं आया है। मेरा मुद्दा ये है कि 500 गाय राजस्थान में मर गई, जाकर के देखिए, वहां हालत खस्ता है, उस पर आप बोलिए। गौशालाएं, उन पर बोलिए कि गौशालाएं कहाँ ठीक है, कहाँ एक भी जांच हुई क्या? और आइए आप कह रहे हो कि यूनिफॉर्म, तो सारे प्राइवेट स्कूल बंद कराइए, सारे प्राइवेट, सबको सरकारी स्कूलों में पढ़वाइए। यूनिफॉर्म, सिविल कोड आप जानते हैं सिविल कोड का मतलब क्या होता है? सिविल कोड का मतलब क्या होता है ये पता है? अरे यूसीसी का बेसिक फॉर्मूला पता है आपको? यूसीसी का बेसिक फॉर्मूला मुमताज आलम रिजवी जी आपको पता है? रुक जाए थोड़ा, रोहन गुप्ता जी, रोहन गुप्ता जी जवाब दें इनकी सवाल।
देखिए कब से इनको आपके आइडिया से दिक्कत है, इनको आपकी नीयत से दिक्कत है, और आदिवासियों को अलग। रुक जाए, आप रुक जाए थोड़ा, आवाज डाउन देखिए, रखें। आपने बोले प्राची जी बिल्कुल सर, सही आपकी सवाल आवाज नहीं किया। जाएगी। और बोले रोहन गुप्ता मैंने जी। पहले ही कहा कि एज फार एज नेशनल लेवल इज ओके, मुमताज आलम रिजवी जी, चर्चा को खराब ना बीच में करें, इनको चुप करवाएं, चर्चा आप को भी खराब ना बोल करें, रहे हैं। आवाज डाउन रखेंगे स्टूडियो की। बोले रोहन जी। बुरा होगा, क्यों कर रही है? देखिए वापस मैं कह रहा हूँ, यूसीसी का नेशनल ड्राफ्ट नहीं है, और आर्टिकल 44 जो अपना है उसमें एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो कह रहा है कि कंसेप्ट ऑफ यूसीसी इज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। और मैंने स्टार्टिंग में यही कहा कि क्या आपकी इस कंसेप्ट के खिलाफ है, देन तो यू आर अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसका किसी ने जवाब नहीं दिया। अब इन्होंने कहा कि मुसलमान को टारगेट, अब जब मुसद्दा आया ही नहीं है तो मुसलमान कैसे टारगेट होगा? ये तो आपकी मानसिकता है। फिर आपने तीसरा पूछा कर आदिवासी, अरे आदिवासी मूल निवासी है, उनकी कस्टम ट्रेडिशन है, उसको हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बोलने और दें आप मुमताज यहाँ आलम पे रिजवी जी, आपके बैठ में- मुमताज आलम रिजवी जी बोलने दें, उनको आप चुप करवाएं, बोलने ये दें, कोई बोलने तरीका दें। नहीं। इस बात का फायदा ना उठाएं, आप स्टूडियो में हैं, इस बात का फायदा ना उठाएं, बोलने दें। सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे प्राची जी हैं, मैं वापस- चर्चा खराब नहीं होने दूंगी ना, मैं चर्चा खराब नहीं होने दूंगी। बोले रोहन गुप्ता प्राची जी। जी को चुप अरे करवाइए। मुमताज आलम रिजवी जी, आपकी बात रजिस्टर्ड हो गई भाई, आप सबसे बड़े रहनुमा हैं, मुसलमानों के सबसे बड़ी आवाज हैं आप। आ गई आपकी बात, आ गई आपकी बात। आप बोलने देंगे दूसरे मेरे मेहमान को? बोले रोहन गुप्ता जी, आप रुक जाए प्लीज, मुमताज जी रुके। ये लोग जो मुस्लिम तुष्टीकरण की दुकान चला रहे हैं, कि सबको गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं। मुसद्दा है नहीं, फिर भी मुसलमान के खिलाफ है। अरे आप कैसे बोल सकते हैं? आप अगर यूसीसी के खिलाफ है मतलब आप संविधान के खिलाफ है। फिर संविधान की नकल लेके मत घूमिए इधर से उधर। मैंने 3 बार आपको घुमा घुमा के सवाल पूछा कि आप यूसीसी के आइडिया के साथ खड़े के नहीं होना चाहिए। आपका यूनिवोकली एक ही आंसर होना चाहिए कि हम यूसीसी के आइडिया के साथ में, और अगर मुसद्दे में कुछ आता है तो हम उसका विरोध करेंगे। मैंने दूसरा आपको सवाल पूछा यूसीसी के बाद में वंदे मातरम का, एक भी आप यहाँ पे आके गाय की बात करें। रोहन गुप्ता जी, जो लोग वंदे रोहन गुप्ता जी, रोहन गुप्ता जी, रोहन गुप्ता जी, मुमताज जी अगर आप ही बोलेंगे, मुमताज आलम रिजवी जी आप ही अगर बोलेंगे तो सर मैं सबके माइक डाउन कर देती हूँ, आप तकरीरें करें फिर यहाँ खड़े होकर। मैं भी चुप हो जाती हूँ, रोहन गुप्ता जी भी चुप हो जाते हैं, और बाकी मेहमान भी चुप हो जाएंगे। अगर आप चर्चा को आगे नहीं बढ़ने देंगे तो ये तरीका नहीं होता ना, नहीं ये तरीका नहीं होता ना। अपनी बारी का इंतजार करें, अपनी बारी का इंतजार करें, अपनी बारी का इंतजार करें। विक्टिम कार्ड ना खेलें कृपया करके विक्टिम कार्ड ना खेलें। बाकी मेहमान है, उनकी भी आवाज है। अजीज खान जी, आप रुक जाएं। अजीज खान जी, ये तो खैर मुमताज आलम रिजवी तो बता रहे हैं कि कितने बड़े ये मुसलमानों की आवाज हैं। आप भी सर आवाज हैं, आप तो पूरे देश की आवाज हैं, विपक्ष हैं आप ही बता दीजिए सरकार की नीयत मंशा किन मसलों पर आपको ज्यादा खोट नजर आता है? देखिए प्राची जी, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर उधर की बात हम करेंगे नहीं जी। अभी रोहन जी ने 2-3 बातें कही, संविधान की बात कही और इन्होंने आर्टिकल 44 की बात कही जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है। उसमें शायद इनको ये पता नहीं है, उसमें ये कहा गया कि इसका प्रयास करिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। पहले तो ये क्लियर हो जाए, और अगर ये फंडामेंटल होता तो इसे लागू कर ही दिया जाता उसी वक्त। एक बात समझ लें आप पहले। और दूसरी बात, बार बार मैं कह रहा हूं, हमारी पार्टी समानता के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल समानता के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस देश में जो विविधता है, जो संविधान की भावना है, उसको कुचल करके हम यूसीसी लागू करने के पक्ष में नहीं है। भावनाओं को कुचल करके नहीं आप कर सकते, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि जो आप ड्राफ्ट लाएं उसमें कई सारे मुद्दे हैं, उस पर एक क्लियर करें, स्पष्ट करिए रोहन जी कि जो ट्राइबल कस्टम्स हैं उसका क्या होगा, उसके बारे में क्या आपका ओपिनियन है, क्या उसे आप खत्म कर देंगे? क्या जो रिलीजन कस्टम्स हैं, जो रीजनल कस्टम्स हैं, उसको क्या करेंगे, उसके बारे में क्या कहना है आपका? जो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के जो कस्टम्स हैं उसका क्या करेंगे? अगर इनको आप निकाल देंगे तो फिर यूनिफॉर्मिटी नहीं रह जाएगी। जैसे आपने अभी इससे पहले कह दिया था आदिवासियों को इसमें शामिल नहीं करेंगे, तो जब आप इनको शामिल नहीं करेंगे, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को शामिल नहीं करेंगे, ट्राइबल कस्टम्स को आप शामिल नहीं करेंगे, रीजनल कस्टम्स को शामिल नहीं करेंगे, तो यूनिफॉर्मिटी कहां रहेगी? तो पहले तो आप ड्राफ्ट लाइए ताकि स्पष्टीकरण हो कि आप कहना क्या चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, संविधान के नजरिए से संविधान कहता है एक राष्ट्र, सुनिए, संविधान ये कभी नहीं कहता कि एक राष्ट्र एक संस्कृति। सुनिए ना मेरी बात भाई, कंप्लीट करने दें, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। संविधान ये नहीं कहता है कि एक राष्ट्र और एक संस्कृति, नहीं, ये संविधान नहीं कहता है। संविधान कहता है एक राष्ट्र और अनेक संस्कृति।
ये हमारे देश की अरे तो खूबसूरती है, अजीज खान जी डाइवर्सिटी है, सुने, और उसको आप यही नष्ट बेसिक करना कॉन्सेप्ट चाहते हैं। आपसे जानना जो चाह रही हूँ गुलदस्ता है, ना उसे नष्ट सर। करना सुने, चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब आप क्या समझते हैं? संस्कृति को खत्म करने के लिए कोई कानून लेकर आया जा रहा है? अरे मैडम, हम ये सिविल खूब कोड होता समझते क्या? हैं एक सेकंड और सर, इतना समझते हैं कि अरे रोहन गुप्ता अजीज उतना खान नहीं जी, समझते हैं। अजीज खान जी, आप समझते हैं ना, तो मैं चाह रही हूं कि आप मुझे भी समझाएं, मेरे दर्शकों को भी समझाएं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? नहीं, इससे क्या आपको भी खूब समझते पता हैं? है। क्या ये रोहन जी को भी संस्कृति, पता है। अजीज इस खान जी, वक्त- अजीज खान जी, सब- अजीज खान जी, ये संस्कृति को खत्म करने के लिए लेकर आ रहे हैं या ये नागरिक कानून है? बस इतना समझा दीजिए मुझे। नहीं, हम जानना चाहते हैं, शादी ब्याह जो होगा उसका कुछ कस्टम होता है, उसका एक अधिकार तो वो होता खत्म है। कर दिया क्या वो सिस्टम में नहीं शामिल होगा? अजीज खान जी, वो उत्तराखंड में लागू, कस्टम नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूं, उत्तराखंड एक में, मिनट, सर सुनिए, जो तमाम सुनिए, मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, सुनिए। आपकी पूजा एक मिनट, पद्धति, मैं कह रहा हूं, सुनिए, सुनिए ना, आप आपकी हाथ पूजा लगाइए। और एक पद्धति, बात, शादी जो निकाह सबसे- करने का सुनिए ना, तरीका, अरे भाई आप सुन लीजिए सर, बात- शादी निकाह करने का तरीका इसमें शामिल उत्तराखंड में हुआ मुझे है सब क्या? पता है। उत्तराखंड में हुआ है क्या? पाबंदी लगा दी गई है क्या कि हिंदू धर्म इस तरीके से शादी मैं कह करेगा रहा और हूं, निकाह इस सुनिए ना तरीके से मैडम, होगा? पाबंदी लगाई है क्या सरकार ने? ये जो सुनिए ना, हाँ बोले ना, सुनिए ना मेरी बात। बोलिए। अगर ये वाकई में इनकी मंशा साफ होती तो ये स्टेट का मसला नहीं है। अरे। इनको केंद्र में बाकायदे ड्राफ्ट लाना सर, चाहिए और पूरे देश में एक अजीज बात खान जी, ऐलान अभी करना आपकी चाहिए शंका कि ये किंतु सुनिए ना, परंतु आपके इफ अरे और मिनट, बट मैं प्लीज। सुन रही थी ना, मैं बहुत आराम से सुन नहीं, रही थी। अरे भाई, आप बात ही नहीं आपने करेंगी। जब संस्कृति पर, नहीं, आप बात जब नहीं करने देंगी। नहीं, संस्कृति पर ये अपना प्राची जी नहीं, concern ये आपने तरीका गलत। जताया, हम जब वैसे आपने चिल्लाते नहीं, हमारी संस्कृति बात पर- जो है वो आ जानी चाहिए, अजीज उसके खान बाद जी, आप मैं लोग भी बात नहीं करिए। चिल्लाती हूँ, और अभी तक आप जब हमारी बोल रहे बात आ थे, जाए। संविधान की हमारी बात बात आ कर रहे जाए। थे, अपने कंसर्न्स रख रहे थे, मैं सुन आप रही थी जानती हो, आपको, मैं मैं सुन रही थी आपको, मैं- बहुत आराम से मैं- सुन रही थी। लेकिन मैं जब कह रहा आपने हूं कि जब देखिए, आपने संस्कृति मैं पर देखिए, शंका क्रिएट की, तो मैं आप एक पूछूंगी बात ना आपसे- आपसे, उत्तराखंड और गुजरात में लागू है क्या? वहां संस्कृति खत्म हो गई? आप एक तरफ, मैं यही कह रहा हूं आपसे कि जो सरकार की मंशा है, पहले तो वो स्पष्ट हो। संविधान की बात बार बार कर रहे हैं, आर्टिकल 25 की बात नहीं है ना अजीज करेंगे, खान जी। आर्टिकल 29 की बात नहीं अरे ये करेंगे, मेरा सवाल है ही आर्टिकल नहीं। 21 की बात आपके नहीं। सुनिए मेरी बात कंसर्न, प्लीज, आपकी चिंताएं मैं आ रहा हूं। उत्तराखंड और लेकिन- गुजरात में बता लेकिन दीजिए। हाँ, आए। मैं कह रहा हूं, देखिए, सबसे बड़ी चिंता है देश का युवा, देश की बेरोजगारी और जो महंगाई, जो लगातार डेली 90 पैसा और 80 पैसा हर अल्टरनेट डे फिर बदल shift जा रहा है, हो गए बढ़ जा सर। रहा है। सीधा सवाल नहीं जो समझ मार में काट आता है, मचा फिर हुआ है shift हो देश गए। में, आप किस फिर तरह shift हो चीजें गए। बढ़ रही हैं, उत्तराखंड और आप गुजरात का समझिए, अभी उदाहरण दे उसी का दीजिए। रिजल्ट है। मैंने सुनिए, बिल्कुल नहीं, शिफ्ट शुरुआत नहीं हुआ में मैं। कहा था अजीज खान जी, शिफ्ट नहीं मैंने हुआ हूं बिल्कुल मैं। शुरुआत में मैं कहा कह था, रहा हूं, महंगाई, उस पे चर्चा बेरोजगारी होनी इस देश चाहिए। का मुद्दा है, देश की लेकिन धर्मांतरण और समस्याओं पे, यूसीसी मूल पर अगर समस्याओं पे चर्चा हो रही है तो हो। आपत्ति नहीं होनी देश की चाहिए। मूल समस्याओं पे चर्चा अब नहीं रुक हो रहा जाए है। फैज खान जी, यूसीसी पे चर्चा मैं हो आ रहा रही हूँ है, फिर रोहन गुप्ता जी उसका आपके ड्राफ्ट पास। आया फैज नहीं। खान जी, उसके बारे में कुछ पता नहीं। फैज खान जी, अंसार रजा जी और मुमताज आलम रिजवी जी के अपने कुछ प्रश्न थे, अपनी कुछ चिंताएं थी, जिसमें गौ माता की का भी सम्मान ये लोग चाह रहे हैं कि हो इस देश में, और सरकार से कुछ उम्मीदें हैं, ये चाह रहे हैं इस पर भी चर्चा हो। गलत तो नहीं है ना? अच्छी शुरुआत है ये तो। अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी बात है। ये शुरुआत हमने की है, कई सालों से की है। उस वक्त ये लोग हमको काफिर कहते थे, मुनाफिक कहते थे, गोबर खाने वाला, गोमूत्र पीने वाला कहते थे। लेकिन प्राची जी, ये बहुत बड़ा प्रेरणा है कि हम अपने मार्ग से टिके नहीं। जो लोग हमें गालियां बकते थे, आज वो खुद कह रहे हैं गौ माता राष्ट्र माता बनाओ। इसलिए अंसार रजा साहब की बात पे मैंने ताली बजाया, और सचमुच चाहते हैं गौ माता राष्ट्र माता, तो कल 26 मई 2026 को शाम 5 बजे हनुमान वाटिका गौशाला, आसफ अली रोड, दिल्ली में हम संदेश देंगे, गो की कुर्बानी नहीं, गोदान करो, गो माता को गुड़ चारा खिलाएंगे, और बीफ पार्टी नहीं, काउ मिल्क पार्टी कल शाम के 5 बजे हम हनुमान वाटिका गौशाला में करेंगे। हम सहमत है इस बात से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अविलंब गो माता को राष्ट्र माता घोषित करे, और टीवी में नहीं कर रहे हैं, कल कार्यक्रम करेंगे, आके अटेंड करना। 10 लाख मुसलमानों के हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को हमने 2010 में दे दिया, प्रणब मुखर्जी को। जब आप गाली बकते थे हमको, गोमूत्र पीने वाला, गोबर वाला कहते थे, हिंदू हो गया है, काफिर हो गया है। आज मौलाना अंसार रजा खुद काफिर हो गया है। कल तक मेरे को गाली बकता था कि ये गौ माता की बात करता है, आज खुद काफिर हो गया। गौ माता राष्ट्र माता, हम अपने लक्ष्य से नहीं डिगे। मौलाना अंसार रजा जैसा कट्टरपंथी हमारे पीछे आया, हम अपने लक्ष्य से नहीं डिगेंगे। तो ये शरिया के नाम पर जो भारत में बोलने हलाला और मुस्लिम दे भाई, सुन लीजिए, ना तो आपकी बात स्पष्टता से आएगी, ना ही मोहम्मद फैज खान जी की आएगी।
मैं आपको पेन पेपर दे देती हूँ, लीजिए मेरे पास है। वो जो बोल रहे हैं ना, आप काउंटर लिख लीजिए और उसके बाद बोलिएगा इत्मीनान से। मैं आपसे कह रही हूँ 2 मिनट मैं काउंटडाउन लगवा दूंगी, सिर्फ आप बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। तो कम से कम उनको बोलने दें। ना आपकी बात आएगी, ना आपका कंसर्न आएगा देश के सामने, ना इनका आएगा। अब थोड़ा रुक जाए, बोले फैज खान जी। मैं केवल यही कहना चाहता हूं, ये थोड़ा सा कंफ्यूज है। हमारा पहले से आंदोलन है गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ, और ये लोग आज हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं, भारत का समस्त समुदाय मिलकर गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए। और कल हम हनुमान वाटिका गौशाला में शाम के 5 बजे गौदान का कार्यक्रम रख रहे हैं। बकरीद में कुर्बानी नहीं, गौदान होगा। बीफ पार्टी नहीं, काऊ मिल्क पार्टी होगी। ठीक है। ये गाय को गुड़ चारा खिलाया जाएगा। और एक बात फिर से स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, ये सपा के प्रवक्ता साहब कंफ्यूज कर रहे हैं बार बार। हमारे यहाँ विवाह की किसी पद्धति को नहीं बदला जाएगा। जैन जो है करिएगा मुमताज आलम रिजवी जी, कोई परिवर्तन, मुमताज आलम रिजवी जी, एक सेकंड रुके। फैज खान जी रुके। मुमताज आलम रिजवी जी, समय बता दीजिएगा और बता दीजिएगा कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, कितने लोग आप जा रहे हैं। वो धरना जब आप करेंगे तो जरूर दिखाया जाएगा कि आप गौ माता की कितनी चिंता कर रहे हैं। और मैं यही आपसे जानना चाह रही थी कि सवाल सिर्फ फैज खान जी से क्यों, भाई आप भी चिंता करिए, आप भी सवाल पूछिए सरकार से। और अच्छी बात है आप सवाल पूछ रहे हैं। और बार बार जब आप बीच में बोलते हैं ना, बार-बार जब आप बीच में बोलते हैं मुमताज आलम रिजवी जी, तो मैं आपको यही समझा रही हूँ, ना आपकी बात समझ पाएगा देश, ना फैज खान जी की समझ पाएगा। इत्मीनान से, शांति से समझिए। अंसार रजा जी भी तो सुन रहे हैं ना, वो भी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। मौलाना अंसार रजा साहब, सरकार अपनी नियत मंशा सब तो बता रही है, कह रही है भाई जो मसौदा है नहीं उस पर पहले शक क्यों कर रहे हैं? असल में प्राची जी देखिए, बीजेपी सरकार का शुरू से ये उसूल रहा है कि पहले हंगामा कर दो, पूरे मुल्क में बहस का मुद्दा बना दो, और उसके बाद पार्लियामेंट में ये जो है वो जेपीसी को भेज दो। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि सरकार हमारे देश की सरकार है, प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री है। उनको चाहिए कि इस वक्त जिस तरह से इटली में जाकर के मुस्कुरा रहे थे, तो भारतीयों से मुस्कुरा करके मिले कि तुम घबराओ मत, देश में कोई संकट नहीं आएगा, देश में कोई आर्थिक संकट नहीं आएगा। हम एक बार सुनना चाहते हैं उनके मुंह से। आप यूसीसी में बहस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइए कानून, पढ़ा जाएगा, मसौदा आएगा, देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त मुल्क को आपके मुस्कुराहट की जरूरत है कि जैसे आप इटली में मिठाई बांट रहे थे, भारत के लोगों को भी मिठाई खिला दीजिए कि घबराओ मत, हम भी तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर के आए हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ना डीजल के दाम बढ़ेंगे, ना पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, ना गैस के दाम बढ़ेंगे, और जो 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, इनको भी कारोबार मिलेगा। खिलाएं चॉकलेट, कौन मना कर रहा है? बड़ी खुशी की बात है। आप विदेशों में तो जाकर के मुस्कुराते रहेंगे और यहां आके मुंह लटका करके बैठ जाएंगे, ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है। ये देश आपका है, इस देश ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, यहां मुस्कुराना है आपको। हाँ। इटली में नहीं मुस्कुराना है, ठीक, यहां मुस्कुराइए और कहिए, मुस्कुराइए कि आप हिंदुस्तान में हैं। बिल्कुल अंसार रजा जी, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा बारीकी से आप ही ने प्रधानमंत्री को पढ़ा है। अब कब मुंह लटकाकर प्रधानमंत्री बैठ गए? मैंने तो जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें देखा था मुस्कुराकर अपने मंत्रियों से बात कर रहे थे। अब कहां आपने मुंह लटका देखा, कहां आपने मुंह लटका देखा? आप मुझे दिखा दीजिएगा, आप तस्वीर दिखा दीजिएगा ना अंसार रजा जी। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको देश का कंसर्न भी है, देश के प्रधानमंत्री का भी कंसर्न है, आप मुद्दों की अहमियत को भी समझते हैं, आप यूसीसी को भी समझते हैं और आप धर्मांतरण को भी समझते हैं। और रही बात आपके सवालों की, अंसार रजा जी, रही बात आपके सवालों की, रोहन जी जवाब दे देंगे। लेकिन अंसार रजा साहब, वैश्विक संकट जानते हैं क्या होता है? वैश्विक संकट जानते हैं क्या होता है? जानते हैं वैश्विक संकट क्या होता है? अच्छा, अगर वैश्विक संकट है तो किस लिए गए थे 5 देशों में? वो संकट सुधारने गए थे, तो पूरे चॉकलेट लेकर के गए थे उसका प्रचार करने के लिए। चॉकलेट जितनी आपने देख ली, भाई आपको चॉकलेट पहली बार चॉकलेट मीठी कम कड़वी ज्यादा लग रही है। पहली बार चॉकलेट मीठी कम कड़वी ज्यादा लग रही है। एक तो अंसार रजा जी, अगर आपने 5 देश देख लिए, आपने 5 देशों का दौरा देख लिया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाकी देशों में क्या हो रहा है अंसार रजा जी। और रही बात आपके कंसर्न की, रोहन जी जवाब दीजिए। अंसार रजा जी चाहते हैं जैसी मुस्कुराहट विदेशों में थी वैसे ही मेरे देश में रहे, हिंदुस्तान में रहे।
देखा था हमने। अब ऐसा है, उनके बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, और जो जाल मुड़ी के बाद अब उनको चॉकलेट भी तीखी लगने लगी, मैं कड़वी नहीं कहूंगा, और यही दिख रहा है। देखिए आप, हम डिबेट जब से शुरू किए प्राची जी, जलेबी तरह गोल 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 सब लोग घुमा रहे हैं। पहला एक सिंपल सवाल था कि यूसीसी एज अ कंसेप्ट आप उसके साथ है कि नहीं, उसका कोई जवाब नहीं आता है। फिर कहा जाता है कि नहीं नहीं, तो मुसलमानों के खिलाफ है। कैसे लोग भड़काने का काम करते हैं। आपके पास 2 स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ है, आप उसका ड्राफ्ट करके दिखाइए कौन सा प्रोविजन ऐसा, और फिर आप सरकार पे सवाल उठा सकते हैं, मनसा को। तीसरा उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, एक संस्कृति। कहां से एक संस्कृति? क्या उत्तराखंड में और गुजरात में जो मुस्लिम संस्कृति के हिसाब से निकाह होता था, क्या वो बंद हो गया? गुमराह मत करिए ना। आप देश के साथ अच्छा ना करें तो कम से कम बुरा तो मत करिए। कौन सा राइट किससे ले लिया? जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यही है कि हर नागरिक संहिता के अंडर में सेम है, वो हिंदू हो मुसलमान हो। और अगर जिस देश में ज्यादातर अगर हिंदू राज्य है तो वहां पे तो हिंदुओं को भाई आप लोग ड्राफ्ट लाइएगा, मुसलमानों आप लोग ड्राफ्ट लाइएगा, यही तो कह रहे हैं ना अंसार रजा जी, बाकी मेहमान आप लोग ड्राफ्ट लाइएगा तो ये पढ़ेंगे, पहले कैसे बोल सकते हैं ये पढ़ेंगे, इनको पता चलेगा कि आपकी मंशा क्या है। अभी तो ये अनुमान लगा रहे हैं ना। प्राची जी मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ। आपके सामने अगर ड्राफ्ट ही नहीं है तो कैसे बोलते हैं मुसलमान विरोधी है? और 2 राज्यों में जहाँ पे इंप्लीमेंट है, आप एक प्रोविजन लेके यहाँ पे डिबेट में चर्चा करते हैं तो आप बोले अंसार रजा जी क्या कह रहे हैं? एक प्रोविजन बताइए गुजरात और उत्तराखंड में जो मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोविजन बताइए। मैं चैलेंज करता हूँ अंसार रजा जी, आपने स्टडी किया है तो यहाँ पे एक प्रोविजन कैसे बयान दे दिया गृह मंत्री ने बगैर ड्राफ्ट को बनाए हुए? उत्तराखंड और गुजरात में एक प्रोविजन बताइए जो कैसे मुसलमानों के खिलाफ कैसे बयान दे दिया गृह बताइए मंत्री ना। ने? हाँ दिया ना, आपने स्टडी किया होगा ना। आप जब ड्राफ्ट तैयार नहीं है, कैबिनेट में कोई फैसला नहीं हुआ, तो कैसे बयान दे दिया गृह मंत्री ने? चैलेंज के साथ कहता हूं आपको, जो आपको लगता है कि मुसलमान सर कैसे बयान दे दिया फिर बगैर मतलब के? एक प्रोविजन बताइए, बगैर कुछ सोचे समझे कैसे बयान दिया? यहाँ पे आते हैं यूसीसी के खिलाफ है, बोलते हैं कि ड्राफ्ट आएगा। हकीकत आपके सामने अंसार रजा जी आप तो कोई ड्राफ्ट नहीं है, खाली आप तो सवाल सुन के जवाब देने में यकीन रखते हैं, तो पहले सवाल सुन लें। सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए। इस सरकार ने 2 राज्यों में लागू किया, और जिस तरीके का नैरेटिव चलाया जाता है कि भाई एक ही मजहब को टारगेट या एक ही धर्म को टारगेट किया जाता है, कोई एक आध तो ऐसा प्रोविजन होगा ना। आप तो पढ़ते हैं, आपने देखा होगा उत्तराखंड में शिकायतें भी आ जाती होंगी आप लोगों के पास, जहां पर मुस्लिम पद्धति की या इस्लामिक पद्धति की या उनकी संस्कृति की या उनके रिवाजों की अनदेखी की गई हो। तीनों में से कोई बता दीजिए। अजीज जी, अंसार जी, बोले अंसार प्राची जी, मैंने किसी भी मजहब की बात नहीं की, ना जाति की बात की, ना हिंदू मुसलमान की बात की। हिंदू मुसलमान की बात की रोहन गुप्ता ने कि बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती है, तो मैंने ताली भी बजाई कि ये बताओ, इनके विधायक कह रहे हैं कि मैं हिंदुओं मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, और ये हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। इनका चीफ मिनिस्टर आता है और वो कहते हैं, इनका चीफ मिनिस्टर आकर के कहता है कि रोडों पे नमाज नहीं होगी, ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी कहते हैं शमशान कब्रिस्तान की बात ठीक, मेरे पास इतना ही समय था, नहीं आ पाऊंगी। मुमताज जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।